नमस्कार, अभिनंदन साथियों। जीताएस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश कुमार आज आप लोगों को हिंदी साहित्य के आदिकाल के एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। अमीर खुसरो पर आज हमारी चर्चा होगी। अमीर खुसरो जो हैं वो आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हम उन्हें पढ़ते हैं। ये आदिकालीन साहित्य जो है, पहले तो कुछ सांप्रदायिक साहित्य आ जाते हैं जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। उसके बाद बीच की जो कुछ साहित्य धारा है जैसे अमीर खुसरो हो गए, विद्यापति हो गए, तो ये फुटकर साहित्य के अंतर्गत, लोक साहित्य के अंतर्गत ये भी आते हैं। इसके बाद तीसरा जो है वो लोक साहित्य मुख्य रूप से आता है, वो है रासो काव्य धारा। तो आज की जो हमारी चर्चा होगी वो अमीर खुसरो के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर होगी, उनके साहित्य पर होगी, उनके व्यक्तित्व पर होगी। तो मित्रों, आइए अब हम शुरू करते हैं अमीर खुसरो पर अपनी वार्ता, अपनी बातें। अमीर खुसरो कौन थे, क्या थे, इनका साहित्य में, हिंदी साहित्य में क्या योगदान है। अमीर खुसरो का जो संबंध है ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव से थे। अमीर खुसरो, इनका समय जो है मित्रों वो 12वीं से 13वीं सदी के मध्य का माना जाता है। अमीर खुसरो राजाश्रित कवि रहे। कई दिल्ली के दरबारों में इन्होंने अपनी सेवा दी, कई दरबारों में ये रहे। मूल नाम जो है इनका अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो है। तो खुसरो का ये नाम थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसलिए अमीर खुसरो के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। साहित्य जगत में अमीर खुसरो का नाम ही प्रचलित है। फिर भी कई बार इनका मूल नाम पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखेंगे अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो। इसमें से सिर्फ अबुल हसन भी याद रखेंगे तो आपका काम सरल हो जाएगा। तो मूल नाम अगर पूछे तो आप अबुल हसन याद रखें, इससे आंसर आपके पकड़ में आ जाएगा। समय जो है इनका 12वीं से 13वीं सदी के मध्य का है। मित्रों, खुसरो जो थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। खुसरो के संबंध में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित करती हैं अमीर खुसरो को। बहुत सारी परंपराएं अमीर खुसरो से स्टार्ट होती हैं, शुरू होती हैं। इसलिए भी अमीर खुसरो का महत्व जो है वो बढ़ जाता है। इनके लिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम खुसरो को एक साहित्यकार के रूप में ही नहीं देखते हैं। खुसरो के यदि व्यक्तित्व और उनके कृतित्व का विश्लेषण किया जाए तो खुसरो जो हैं वो एक उच्च कोटि के कवि, उच्च कोटि के इतिहासकार, उच्च कोटि के संगीतकार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको खुसरो ने अपने आप में साध रखा था। तो इसीलिए इनके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया मैंने कि ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। खुसरो जो हैं वो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। आप सोच सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य का दौर, समय क्या है इनका, 12वीं से 13वीं सदी के मध्य। उस समय खड़ी बोली का प्रयोग करना अपने साहित्य में बड़े ही साहस का कार्य था। तो खुसरो के साहित्य में हम देखते हैं कि इन्होंने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया। तो इसलिए ये खड़ी बोली हिंदी और उर्दू के पहले कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यदि हम भाषा की बात करें तो खुसरो जो हैं वो ब्रजभाषा और अवधी के भी आरंभिक प्रयोक्ता हैं। खुसरो के संदर्भ में ये बहुत ही मजे हुए संगीतकार भी थे। मित्रों, इन्होंने तबले का आविष्कार किया था। तबले का आविष्कार का श्रेय भी जाता है। और बहुत सारे गीत जो खुसरो के उस समय के लिखे हुए हैं आज भी गाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने साहित्य के साथ साथ इतिहास पर भी अपनी लेखनी चलाई, साहित्य पर भी लेखन किया, संगीत भी लिखा, शब्दकोश भी लिखा। तो इसीलिए इन्हें बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा जाता है, क्योंकि ये इतिहासकार, साहित्यकार, संगीतकार और शब्दकोशकार भी हैं। खुसरो ने शब्दकोश भी लिखा है। खुसरो कई दरबारों में रहे, लेकिन सर्वाधिक समय जो है इन्होंने अलाउद्दीन
खिलजी के दरबार में बिताया और उन्होंने खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि से नवाजा था। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। जहाँ तक खुसरो के साहित्य की बात है मित्रों, तो खुसरो का पूरा साहित्य जो है वो ज्ञानमूलक मनोरंजन परक साहित्य के लिए जाना जाता है। वस्तुतः ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ज्ञानमूलक साहित्य ही लिखा, इसके अतिरिक्त सूफी परंपरा में भी खुसरो को गिना जाता है। इनके साहित्य में सूफियाना भाव भी है, लेकिन इनकी जो ख्याति है, खुसरो की जो ख्याति है, ये इनके ज्ञानमूलक और मनोरंजन परक साहित्य को लेकर है। तो आइए अब हम खुसरो के साहित्य पर चर्चा करेंगे, खुसरो के साहित्य का विश्लेषण करेंगे। खुसरो के साहित्य की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, इस पर चर्चा करेंगे। खुसरो का व्यक्तित्व स्वतः ही स्पष्ट होता चला जाएगा। खुसरो साहित्य की पहली विशेषता, जो सर्वप्रमुख विशेषता है, वो है उनके ज्ञानमूलक और मनोरंजन परक साहित्य को लेकर के। खुसरो का साहित्य ज्ञानमूलक और मनोरंजन परक साहित्य कहलाता है। साथियों, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की है कि ये उस दौर के कवि हैं जब दरबारी परंपरा के कवि होते थे, और दरबारी परिवेश में ज्ञानमूलक साहित्य लिखना ये बड़ा अजीब सा लगता है। मनोरंजन परक तो लिखे जाते थे, लेकिन दरबारी परिवेश में मनोरंजन का जो तरीका था वो या तो राजा को खुश करने के लिए उसका प्रशस्ति ज्ञान करते थे, या फिर अश्लील मनोरंजन हुआ करता था। लेकिन उस दौर में होते हुए खुसरो ने ज्ञानमूलक मनोरंजन परक साहित्य लिखा। ऐसा साहित्य लिखा जिससे जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न हो व्यक्ति में। जो भी दरबारी रसिक हों या जो भी जनता है जो उनको पढ़ रही है, सुन रही है, उनके साहित्य को सुनने के बाद उसके मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हो, और जिज्ञासा जो होती है वो नई चीज़ों को ढूंढने का, नई चीज़ों के अन्वेषण का प्रयास करती है। तो जब हम अपने जीवन में कुछ नई चीज़ें सीखते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें किसी न किसी रूप में ज्ञान अर्जित होता है। तो ये विशेषता खुसरो के साहित्य की रही है, इसलिए इनके साहित्य को ज्ञानमूलक कहा जाता है। इसके साथ साथ उसमें जो जिज्ञासा होती थी वो मनोरंजन के स्तर पर होती थी। ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। आज भी आप देखते हैं न्यूज़पेपर लेके हम लोग जब बैठते हैं तो उसमें सुडोकू वगैरह, पहेली वगैरह जो होती है, हम उसे हल करने की कोशिश करते हैं। हल करने के वहाँ पर दो फायदे हमें होते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि हमारा ज्ञान विकसित होता है, और दूसरा, हम जब खाली बैठे होते हैं तो अपने समय को उसमें बिताते हैं, कहीं ना कहीं उसमें मनोरंजन का भाव निहित होता है। तो यहाँ ये दोनों चीज़ें खुसरो के साहित्य में हमें देखने को मिलती हैं, ज्ञान भी और मनोरंजन भी। तो इनकी ख्याति का मुख्य आधार यही रहा, ज्ञानमूलक और मनोरंजन परक साहित्य। ज्ञानमूलक और मनोरंजन परक साहित्य की अगर बात करें तो खुसरो के ज्ञानमूलक और मनोरंजन परक साहित्य में खुसरो की पहेलियाँ आती हैं, खुसरो की मुकरियाँ आती हैं, दो सूखने आते हैं। ये जो तीन इनके काव्य स्वरूप हैं, पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सूखने, ये मनोरंजन परक और ज्ञानमूलक साहित्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। अगर हम बात करें पहेलियों की, तो पहेलियों से आप सभी परिचित हैं, बचपन से ही पहेलियाँ बूझते बुझाते आ रहे हैं। यहाँ पर हम एक वानगी लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं खुसरो की पहेलियों का। एक पहेली है उनकी कि एक नार दो कोले बैठी, एक नार दो कोले बैठी, टेढ़ी होके बिल में पैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलि बलि जाए। अब यहाँ देखिए, एक नार दो कोले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलि बलि जाए। ये अब इससे जब हम किसी से पूछते हैं तो उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो अपने दिमाग पे जोर डालेगा, सोचेगा कि ये क्या हो सकता है, किस चीज़ के लिए कहा गया। तो ऐसा सोचने के क्रम में यदि वो निष्कर्ष तक पहुंच जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसे एक ज्ञान की भी प्राप्ति हुई और इस बीच उसका मनोरंजन भी हुआ। तो जाहिर सी बात है कि इस पहेली को आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझें तो शायद एक नार दो कोले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, ये पाजामा होता है। पाजामा जो हम लोग पहनते हैं, या पैंट मान लीजिए आज की सभ्यता में, तो ये पजामा है। दूसरा इनका जो मनोरंजन परक और ज्ञानमूलक साहित्य है वो है मुकरियाँ। मुकरना शब्द आप लोगों ने सुना होगा। मुकरने का मतलब होता है अपनी बात से पलट जाना।
जो बात आदमी कहता है उस बात से पलट जाता है तो उसको हम कहते हैं मुकर जाना। तो जैसा कि इसका नाम है मुकरियाँ, इसमें पहले अवधारणा होती है, उस अवधारणा के उत्तर के रूप में जो पहला उत्तर होता है उससे मुकर के दूसरे उत्तर को स्वीकार करना होता है। ये मुकरियों की विशेषता होती है। तीसरा जो इनका स्वरूप है, काव्य स्वरूप, दो सूखने। दो सूखने में दो प्रश्न होते हैं और दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है, कॉमन उत्तर होता है, इसीलिए इसका नाम जो है वो दो सूखने है। तो दो सूखने से तात्पर्य है कि दो प्रश्नों का एक ही उत्तर। जैसे खुसरो का लिखा हुआ एक दो सूखना है कि घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा। अब घोड़ा क्यों अड़ा और पान क्यों सड़ा, इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है कि फेरा नहीं गया। फेरना कहते हैं, घोड़े के संदर्भ में घोड़े को जो चाल सिखाई जाती है उसे फेरना कहते हैं, और पान के पत्ते के संदर्भ में उसे उलटना या पलटना। तो उलटना पलटना जो है उसको फेरने से तात्पर्य है। जाहिर सी बात है कि पान के पत्ते को अगर उल्टा न जाए तो वो सड़ जाता है, और घोड़े को यदि चाल नहीं सिखाई जाए तो रेस में वो अड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है दो प्रश्नों का एक ही उत्तर। ठीक इसी प्रकार मुकरियों में भी ऐसी ही है परंपरा। मुकरी में जैसे खुसरो की मुकरी की एक मैं बानगी आपके सामने दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। खुसरो की एक मुकरी है कि मेरा मोह से सिंगार करावत, मेरा मोह से सिंगार करावत, आगे बैठ के मान बढ़ावत, वासे चिक्कन ना को दिशा। मेरा मुझसे श्रृंगार कराता है, मेरे आगे बैठकर मेरा मान मेरा गर्व बढ़ाता है। वासे चिक्कन ना को दिशा, उससे सुंदर उससे चिकनी और कोई वस्तु नहीं है। ए सखी साजन, पहला उत्तर क्या है, ए सखी साजन, इससे मुकर जाना है। ना सखी सीसा मतलब दर्पण। तो इस मुकरी से तात्पर्य क्या हुआ, इसका उत्तर सही जो हुआ वो दर्पण हुआ। तो पहले उत्तर से मुकर के दूसरे उत्तर को स्वीकारना, ये मुकरियों की पहचान है। और ये मुकरियों की परंपरा जो है, जो खुसरो से आरंभ हुई थी वो आगे चली है, और हम मुकरियों की परंपरा को भारतेंदु युग तक देखते हैं। भारतेंदु जी ने भी ऐसी कई मुकरियां लिखी हैं। खुसरो साहित्य की दूसरी जो मुख्य विशेषता है वो है उनके साहित्य में निहित सूफियाना भाव, सूफी भाव। खुसरो के बारे में सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत जो थे निजामुद्दीन औलिया उनके शिष्य थे। तो इसलिए खुसरो को सूफी जो है वो अपनी परंपरा में भी गिनते हैं, अपनी परंपरा में भी जोड़ते हैं, क्योंकि ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और दूसरी सबसे खास बात सूफी परंपरा के साथ इनको जोड़ने का ये है कि इनकी रचनाओं में सूफियाना भाव, सूफी भाव से तात्पर्य ये हुआ, सूफी की जो केंद्रीय विशेषता है वो ये है कि सूफी परंपरा में, सूफी संप्रदाय में अल्लाह से, ईश्वर से, ब्रह्म से मिलने की तड़प की अभिव्यक्ति होती है, असह्य पीड़ा की अभिव्यक्ति होती है। और जब ईश्वर या ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाता है, मिलन हो जाता है, तो मिलन के उपरांत होने वाले उस असीम आनंद की भी अभिव्यक्ति सूफी परंपरा में होती है। सूफी परंपरा के लिए ये सभी जानते हैं, सूफी परंपरा जो है इस जो उनके दर्शन पर, जिस दर्शन पर आधारित है उसको तसव्वुफ कहा जाता है। और तसव्वुफ का जो दर्शन है वो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी के सफ़र में विश्वास रखता है। मतलब ये हुआ कि सूफी परंपरा में लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम तक का सफ़र तय करने में विश्वास रखा जाता है। सांसारिक प्रेम के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त करना सूफी परंपरा की विशेषता रही है। तो खुसरो के साहित्य में ये विशेषता मौजूद है। खुसरो के कविताओं में, खुसरो के पदों में सूफियाना भाव है। आइए हम इसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। खुसरो का एक पद है कि खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, तन मेरो मन पीव को दो भय एक रंग। अब यहाँ पर देखिए जो पहला पद है खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग,
तो यहाँ जगने से तात्पर्य उस मिलन के इंतजार से है, जहाँ जीवात्मा ब्रह्म से मिलने के लिए इंतजार कर रही है व्यग्रता के साथ। तो पहले पद में हम देख रहे हैं कि खुदा से मिलने के तड़प की अभिव्यक्ति हुई है। वहीं पे दूसरा पद जो है इसका, तन मेरो मन पीऊ को दो भय एक रंग, यहाँ पर जीवात्मा का परमात्मा के साथ, बंदे का खुदा के साथ एकाकार हो जाने के उपरांत अनुभूत होने वाले असीम आनंद का वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से ये क्या है, सूफी भाव है, सूफियाना भाव है। यदि दूसरे पद को हम देखें कि खुसरो दरिया प्रेम का उलटी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यहाँ पर इसमें खुसरो प्रेम मार्ग को अपनाने की बात करते हैं और प्रेम मार्गी शाखा क्या है, सूफी है। तो यहाँ भी हम देखते हैं इस पद में भी कि सूफी भाव की बहुलता हमें देखने को मिलती है। वो कहते हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो प्रेम की गति होती है, उसकी प्रवृत्ति होती है, वो विपरीत होती है। इसके प्रवाह में जो उतरता है सो उसी में यानी प्रेम में डूब जाता है, अर्थात प्रेममय हो जाता है। और जो इसमें डूब जाता है वो इस भवसागर से, इस संसार से पार हो जाता है, पार उतर जाता है। शिल्प के स्तर पर मित्रों यदि इस पद में देखें तो जो दूसरा पद है खुसरो दरिया प्रेम का, यहाँ पर बड़ा ही सुंदर विरोधाभास अलंकार का नमूना है। ये बहुत ही सुंदर विरोधाभास है। जो उतरा सो डूब गया, उतरने वाला डूब गया और डूबने वाला तिर गया, पार हो गया। तो इन पदों से हम स्पष्ट देखते हैं कि खुसरो की रचनाओं में सूफियाना भाव है। खुसरो के बारे में ये किंवदंती प्रचलित है कि जब इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया जो थे उनकी मृत्यु हो गई तो ये अत्यंत शोक विह्वल हो गए, बहुत ही दुखी हुए और वहाँ गए खुसरो के औलिया जहाँ मरे थे, जहाँ उनका शव था, तो वहाँ पर जाकर के अत्यंत शोकाकुल होकर के इन्होंने एक दोहा रचा था उनकी मौत पर कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। खुसरो के मर जाने के बाद, निजामुद्दीन औलिया के मर जाने के बाद शोक से विह्वल होकर, दुख से विह्वल होकर इन्होंने ये पद रचा था। और संभवतः उसके कुछ समय के उपरांत ये भी इस दुनिया को छोड़ गए। जो कहा कि चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश, ये जो एक ज्ञान का, अध्यात्म का, ये एक जो दीपक टिमटिमा रहा था, जिसकी लौ में हम देख रहे थे, मार्ग ढूंढ रहे थे, अब वो दीपक बुझ गया तो इस अंधेरी दुनिया में रहने का क्या फ़ायदा, इसलिए अपने लोक को चल। और उसके कुछ समय के उपरांत इन्होंने भी प्राण त्याग दिए थे, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है खुसरो के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं खुसरो साहित्य की अगली विशेषता के लिए। ये वो दौर था जब किसी भी साहित्यकार, किसी भी कवि का सामाजिक सरोकार से कोई लेना देना नहीं था। मतलब समाज में क्या घटित हो रहा है कवि इसकी चिंता नहीं करता था। कवि को सिर्फ ये चिंता होती थी कि दरबारी मनोरंजन कैसे हो। उस दौर में रहते हुए भी खुसरो के साहित्य की तीसरी जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि खुसरो समाज के प्रति भी संवेदनशील थे। समाज में जो भी चीज़ें मतलब गलत हो रही थी उसके प्रति खुसरो ने संवेदना व्यक्त की है। तत्समय समाज में सबसे बड़ी जो चीज़ थी, सबसे बड़ी जो बुराई थी वो लिंगगत भेदभाव था। लोग लिंग के स्तर पर यानी पुत्र और पुत्री में बड़ा ही अंतर रखते थे। तो खुसरो को ये बात हमेशा सालती रहती थी। इस पर खुसरो का ध्यान गया और खुसरो ने एक बड़ा ही मार्मिक इस पर एक गीत लिखा। एक कन्या, एक लड़की के दुख की अभिव्यक्ति अपने पिता के साथ वो शेयर करती है, अपने पिता को कहती है कि काहे को बियाहे परदेश सुन बाबुल मेरे, भैया को दिहे बाबुल महला दो महला, हम ही दिहे परदेश सुन बाबुल मोरे। वो अपने पिता से उपालंब करती है कि मतलब ऐसी दो तरह की बातें क्यों, आपकी जो भी संपत्ति है वो तो आपने भाई को दे दिया और हमें परदेश भेज दिया, तो इस तरह की बेरुखी हमारे साथ ही क्यों। क्योंकि प्रायः उस समय यही माना जाता था कि लड़कियां जो हैं वो पराया धन होती हैं, इन्हें दूसरे घर में जाना ही है। तो प्रायः लोग उस समय
दोयम दर्जे का व्यवहार किया करते थे लड़कियों के साथ, और इस बात से खुसरो जो है वो बहुत ही आहत थे। तभी उन्होंने इस तरह की बात लिखी, इस तरह का गीत उन्होंने लिखा। दूसरी चीज, समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता इस बात से भी जाहिर होती है कि तत्समय समाज में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था। लोग वेश बना बनाकर लोगों को, जनता को, भोली भाली जनता को ठगते थे। इस बात पर भी खुसरो ने एक पद लिखा है, खुसरो का एक बड़ा सुंदर सा पद है कि उज्जल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, उज्जल बरन अधीन तन एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु हैं निपट पाप की खान। मतलब ऊपर से कुछ और हैं, ऊपर से तो दिखने में बगुला भगत दिख रहे हैं लेकिन अंदर से मांसाहारी हैं। देखत में तो साधु हैं, ऊपर से जो इनका आउटलुक है वो तो बिल्कुल बड़ा सज्जन का है, साधु का है, लेकिन अंदर से सभी पापों की खान है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि खुसरो के साहित्य में तत्समय समाज में जो बुराइयां थी उन पर भी खुसरो का ध्यान गया और उन चीज़ों को भी विषय के रूप में खुसरो ने शामिल किया। तो ये है खुसरो के साहित्य की विशेषताएं जो संवेदना के स्तर पर हैं। अब हम बात करते हैं खुसरो के शिल्प की बातें कि खुसरो के साहित्य के शिल्प का स्तर क्या है। तो खुसरो के साहित्य की अगर हम बात करें, अगर भाषा पर हम देखते हैं तो यदि आप खुसरो की पहेलियाँ पढ़ें, खुसरो की मुकरियाँ पढ़ें, खुसरो के दो सूखने पढ़ें, तो इनमें आपको दिखेगा खुसरो की प्रायः पहेलियाँ जो हैं वो आपको खड़ी बोली में दिखेंगी। पहेलियों में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। मुकरियों में प्रायः आप देखेंगे ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और जो दो सूखने हैं उनमें भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार खुसरो के भाषा के हमें दो स्वरूप दिखाई देते हैं मुख्य रूप से। एक तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा का मिश्रण है, और दूसरा जो है वो ब्रज भाषा है। तो इस तरह से खुसरो के भाषा में भी विविधता और नए प्रयोग हमें दिखाई देते हैं। खुसरो की भाषा की अगर हम बात करें तो खुसरो के भाषा की सर्व प्रमुख और सबसे एक अलग विशेषता हमें देखने को ये मिलती है कि खुसरो ने ब्रज भाषा और फारसी दोनों को एक साथ समन्वित किया हुआ है। इतना अद्भुत प्रयोग किसी कवि का हमें उस दौर में या किसी भी दौर में इस तरह का अद्भुत प्रयोग दिखाई नहीं देता। खुसरो के बहुत सारे पद ऐसे भी हैं जिसमें उन्होंने पद में आधा भाग जो है वो ब्रज भाषा लिखा है और आधा फारसी में लिखा है। तो ब्रज भाषा और फारसी के समन्वय का भी अद्भुत प्रयोग खुसरो ने किया है। तो खुसरो के साहित्य की अगर शिल्प की हम बात करें तो शिल्प के स्तर पर बहुत सारी विशेषताएं हमें दिखाई देती हैं, और तत्समय साहित्य में आदिकालीन साहित्य की हम बात कर रहे हैं, आदिकालीन साहित्य में इन सब चीज़ों पर ध्यान देना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी जो हमें खुसरो के साहित्य में दिखाई देती है। तो ये है मित्रों खुसरो साहित्य की संवेदना या शिल्प के स्तर पर हमारी चर्चा। उम्मीद है कि आप लोग खुसरो के साहित्य को समझ गए होंगे। अब अगला जो भी टॉपिक होगा, हम लोग आदिकाल से जो भी टॉपिक बचे हैं उसको लेकर के हम आएंगे अगले वीडियो में। आप लोग सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारी वीडियोस देखते रहें और अपनी टिप्पणियां कमेंट्स के रूप में हमारे पास भेजते रहें। हम उनका सदैव सम्मान करेंगे और आपकी जो भी आवश्यकता होगी हम यथासंभव आपकी क्वेरीज को, आपकी शंका को, उसका हल करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आज की वीडियो में अपने इस वक्तव्य के साथ समाप्त करता हूं मित्रों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मित्रों ढेर सारा धन्यवाद। आप